ये बूट शिफ्ट नेम रिपीट दोबारा। जी दोबारा ये नेम रिपीट करते हैं जो भी आपने बोला है बोन का। सेकंड बोन में सिस्टमोइड सिस्टमोइड ट्रेपेजियम है, बहुत कंपनी मिल जाता है। ट्रेपेजॉइड है, कैपिटेट है और हेमेट है। ट्रेपेजॉइड जो है दैट इज अ बूट शिफ्ट बोन, ठीक है। कैपिटेट हैज अ cap like rounded contour and the helmet is identified with by having its hook. यहाँ पे देखते हो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटरल साइड। आप लोगों की लोअर राइट साइड पे ये जो बोन है दिस इज द बोट शिफ्ट बोन एंड दिस इज द कौन सी होगी scaphoid. Then this is the half moon shaped bone, this is the lunate. The pyramidal shaped bone is सर स्लाइड मूव नहीं हुई। अभी लोड हो जाती है, it has an image. अब आपको क्या शो हो रहा है? सर फर्स्ट स्लाइड कार्पल बोन। कार्पल बोन शो हो रही है, कलर जो कह रहे हैं। चेंज हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, नहीं तो मैं फिर आगे फिलहाल चला जाता हूँ और आई विल सेंड दीज इमेजेस इन द ग्रुप। सर जी सर pisiform हम कह रहे हैं सिस्टमोइड बोन है which lie in the tendon of which muscle? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। सर सिस्टमोइड का काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। हमने सेस्मोइड बोन्स वो होती हैं जो किसी खुद बोन लेदर डेवलप नहीं होती बट दे डेवलप विद इन द टेंडन ऑफ ए मसल, ठीक है। जो लार्जेस्ट सेस्मोइड बोन आप लोगों ने सुना होगा पढ़ा होगा दैट इज द पेटेला नी जॉइंट में। इसी तरह पिसिफॉर्म इज अ स्मॉल T-shaped small sized bone which develops within the tendon of flexor carpi ulnaris और वो ट्राइक्यूट्रल बोन के ऊपर से पास करते हुए गुजरता है। अब आप लोगों को कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? सर फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट सर अब चेंज हो गई है। अब कौन सी है? नंबर 8 ओके। अब कोई बोन शो हो रही है आपको? नो सर 8th शो हो स्लाइड। रही है सर हो रही है सर, अब हो रही है, अब हो गई थी। सर अब सही शो हो रही है। अच्छा जी। This on the right side lower this is an S-shaped or boat-shaped bone. This is a scaphoid. उसके this is the half moon-shaped margin. This is the lunate. The pyramidal shaped bone this would be the triquetral. And then this pea-sized or small rounded bone is the pisiform bone. In the second row यहाँ पे एक missing है, that was the first one. This is the boot-shaped carpal bone which is trapezoid. Then on the lower side is a rounded contour like a cap, so this is called capitate. And this projection on the left side is the hook of hamate bone. ठीक है जी, इनको अगर इंडिविजुअल देखें, this is a S-shaped bone scaphoid, half moon, lunate, pyramidal shape, triquetrum, and this is the pisiform bone. अगर आप यहाँ पे देखते हो जहाँ पे कर्सर को आप फॉलो करो, so this is an oval facet for articulation with the इसके ऊपर कौन सी बोन? pisiform bone, ठीक है।
So pisiform bone in living position या normal position इसके ऊपर यहाँ पे articulate करती है. तो इसके this lower rounded contour is like a cap, so it is capitate, and this hook shaped bone is the हेमेट hamate. अच्छा जी. उसके स्केफोल्ड की जो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है वो दो तीन लिहाज से है. एक तो ये ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड में क्या फर्क होगा? जो ट्रेपेजियम है दैट इज क्वाड्रेंगुलर बोन हैविंग 4 साइड्स, ठीक है, और जो ट्रेपेजॉइड है दैट इज बूट शेप्ड. So पहले नैरो स्टेम है एंड देन इट डायलेट्स टू बी आर्टिकुलेटेड विद द मेटाकार्पल बोन. अच्छा जी. तो आगे अगर आप देखते हो स्केफोल्ड की 3-4 लिहाज से क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है. पहली बात तो ये कि दिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रिस्ट जॉइंट. तो जैसे कि रिस्ट जॉइंट में है तो ये डायरेक्ट आर्टिकुलेशन में है विद द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस. उसके बाद इसकी एक और इम्पोर्टेंस ये है कि जी इन द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स व्हेन palpated द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द स्केफोल्ड बोन. ठीक है, दो लिहाज हो गए. तीसरी बात ये कि जी इसकी अपनी ब्लड सप्लाई जो है दैट इज विद द नैरो ब्लड वेसल्स. इसकी बहुत ज़्यादा आर्टेरियल सप्लाई परफ्यूज नहीं है. सो इन केस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ स्केफोल्ड आउटस्ट्रेच हैंड पे अगर फॉल होता है, ये हाथ के बल गिरते हैं, तो देयर आर चांसेस दैट द स्केफोल्ड ब्रेक्स इनटू 2 पोर्शंस. तो एक को तो ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी, बाकी इससे कोई ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी. So that bone which is devoid of blood will get necrosed. So इसको कहते हैं necrosis of scaphoid bone. और ये फ्रैक्चर के बाद ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हीलिंग इसकी डिलेड है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इसकी कम है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स को सप्लाई नहीं कर रही. सो फ्रैक्चर ऑफ स्केफोइड कैन लीड टू avascular necrosis. अच्छा जी, ये रेंज में हमने बात कर दी. फिर अगर हम रिस्ट जॉइंट की बात करते हैं तो रिस्ट जॉइंट किस तरह का जॉइंट है? एलिप्सॉइडल साइनोवियल बोन. साइनोवियल जॉइंट ऑफ एलिप्सॉइडल वैरायटी. ठीक है. अब इसकी आर्टिकुलेशन किस किस चीज़ में होनी है? एक तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस है, that is an inferior surface of distal end of radius that is in direct connection with the scaphoid and lunate bone, and with the help of the articular cartilage of distal radioulnar joint ये articulate करता है with the trichotram. So proximally distal end of radius और articular disc of distal radioulnar joint, और जो डिस्टली इसकी आर्टिकुलर सर्फेस है वो किस बोन से बन रही है? तो तुझे उस दिन कह रही थी ना स्केफोइड. All the bones of the first परसों भी कहा है, Except Scaphoid, lunate and tracheal bones. except pisiform proximal lobe. and trichotram. pisiform इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी. फिर उसके बाद हम किसी भी जॉइंट को अगर हम पढ़ते हैं तो हमने कहा था कि जी मुख्तलिफ हेडिंग्स हम इस्तेमाल करेंगे. पहले मैं टाइप एंड वैरायटी की बात कर दी, फिर हमने आर्टिकुलर सर्फेसेस बता दी उसकी कि जी कौन कौन सी हैं. फिर उसके बाद हमने ये कहना है कि इसके कैप्सुलर अटैचमेंट कहाँ पर है और उसके लिगामेंट्स कौन से हैं. अगर हम कैप्सूल की बात करते हैं तो वो तो आर्टिकुलर मार्जिन्स पे है कि जी आर्टिकुलर मार्जिन ऑफ रेडियस, लोअर एंड ऑफ रेडियस पे, एंड डिस्टली टू दी प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन. तो इसके लिगामेंट्स हैं, कुछ इंट्रा कैप्सुलर हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैप्सुलर हैं. अगर हम पाल्मर साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे दो होंगे, एक रेडियस से स्केफोइड को आ रहा है, कार्पल बोन को आ रहा है, एक अल्ना से आ रहा है. सो रेडियो कार्पल लिगामेंट और जो अल्ना से आएगा वो अल्नो कार्पल लिगामेंट हो जाएगा. ये दो इंट्राकैप्सुलर हैं ऑन द पाल्मर साइड एंड दीज आर विद इन द कैप्सूल. तो ये बाहर नजर नहीं आएंगे, अंदर ही होंगे, एंड दे आर कनेक्टिंग द रिस्पेक्टिव बोन विद द कार्पल बोन. अच्छा जी. उसके बाद डॉर्सल साइड में जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि डॉर्सल
रेडियो कार्पल बैंड हो जाएगा। कैप्सूल के बाहर आएंगे तो दो लिगामेंट्स आपको मिलेंगे, लैटरल साइड पे और मीडियल साइड पे। तो जो लैटरल साइड पे वो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट आ जाएगा और जो मीडियल साइड पे है वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट हो जाएगा। So these are the ligaments which are supporting the wrist joint. अब wrist joint की मूवमेंट्स कौन कौन सी होंगी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। abduction, circumduction. सर्कमडक्शन नहीं होगी। कल भी आपको पढ़ाते हुए बात की BD में लिखा हुआ है सर, BD में लिखा हुआ है और नेट में भी आ रहा DD है। इज नॉट द रेफरेंस बुक, इसीलिए बार बार आपको इस बात की रिपीटिशन कर रहे हैं कि सर्कमडक्शन इज नॉट द मूवमेंट व्हिच इज अकरिंग एट द रिस्ट जॉइंट। सर्कमडक्शन उसको कहते हैं कि जो कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट है। सर इंटरनेट से सर था, वहां पे भी आ रहा है। जी रिस्ट को सर रिस्ट को हम सर, Google सर्कुलर किया था। मोशन दे सकते हैं। सवाल आता बीच में कहीं गुम जाता है बच्चे। स्लाइड नहीं सर मूव मैं हो कह रही। रही हूँ कि रिस्ट जी, को हम अच्छा। पूरा सर्कुलर मोशन में घुमा तो सकते हैं, तो फिर वो सर्कमडक्शन ना हुई। वो सर्कमडक्शन नहीं है क्योंकि उसमें ऑब्लिक मूवमेंट्स एडेड नहीं है। वो क्या होती हैं सर? जो शोल्डर जॉइंट पे आपने पढ़ी थी, ठीक है, रोटेटरी मूवमेंट्स ऐसे नहीं है तो वो सर्कमडक्शन रिस्ट जॉइंट पे नहीं होगी। अच्छा जी, सो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है और एडक्शन एंड एबडक्शन है। फ्लेक्शन में कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, flexor carpi, Flexor carpi ulnaris, palmaris flexor carpi radialis, palmaris longus. longus. These will be the main muscles involved in flexion, or they are assisted by flexor digitorum profundus and spiritualis, but they are not mainly supported by it. ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक्सटेंसर्स की तो वहां पर आ जाएगा एक्सटेंसर कार्पाई एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, brevis longus और और एक्सटेंसर कार्पाई Radialis. radialis, ठीक है। These will be the muscles that are involved in flexion and extension. एडक्टर कौन से होंगे? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस अल्नस। एंड एबडक्टर वुड बी द ब्रेकियोरेडियलिस, और उसके अलावा ब्रेकियोरेडियलिस नहीं होगा। एबडक्टर प्लस अच्छा, अब एक चीज आप लोग बच्चों बताओ कि जी जब हम एडक्शन और एबडक्शन करते हैं रिस्ट जॉइंट पे तो एडक्शन ज्यादा हो जाती है, एबडक्शन कम होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि स्टालाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना जो है वो शॉर्टर होता है और वो प्रॉक्सिमल होता है रेडियल स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस, ठीक है, तो उसकी वजह से एडक्शन ज्यादा होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और एडक्शन में मूवमेंट निस्बतन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या चीज हुई है? रेस्टोरेंट पे कहीं पे कुछ है? दिस इज अ क्लिनिकल कंडीशन जिसमें सिस्टिक स्वेलिंग हुई है। जी सर समझ नहीं आई, एडक्शन ज्यादा होती है कि एबडक्शन? आप खुद परफॉर्म करके देखो कि मीडियल साइड पे मूवमेंट ज्यादा होती है लैटरल साइड पे? लैटरल पर हो रही है ज्यादा। मीडियल साइड पे मीडियल पे ज्यादा है, लैटरल पे कम है। तो इसी तरह जिस वक्त आप लेवल ऑफ स्टाइलर प्रोसेस ऑफ अल्ना एंड रेडियस देखते हैं तो अल्ना का स्टाइलर प्रोसेस पहले ख़त्म हो जाता है एंड स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस एक्सटेंड्स डिस्टली, तो उसकी वजह से एबडक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, एडक्शन निस्बतन ज़्यादा होगी। ओके सर, यस सर। ऑन द डॉर्सम ऑफ द रिस्ट एक स्वेलिंग बनी हुई है, इसको क्या कहेंगे?
सर बस नजर नहीं आ रही स्लाइड। सर स्लाइड नजर नहीं आ रही। अभी लोड हो जाती है। यस सर। ये स्वेलिंग क्या होगी? सिस्टिक स्वेलिंग। सिस्टिक स्वेलिंग, इसको क्या कहेंगे? सिस्ट। गैंग्लियनिक सिस्ट। ठीक है, ये होगा क्यों कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है जॉइंट की वो डिजेनरेट कर जाएगी और जो साइनोवियल फ्लूइड है दैट एक्सटेंड विद दैट मेम्ब्रेन कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, तो इस जगह पे एक स्पेस अवेलेबल होती है, सो डॉर्सली ये प्रोजेक्शन ज़्यादा होगी एंड दैट इसकी ट्रीटमेंट अब क्या करेंगे? दो तरीके हैं कि एक अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो दैट कैन बी एस्पिरेटेड, सिरिंज से स्पिरिट को निकाल देंगे, उससे ये स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो रिकरिंग हो तो देन वी नीड सर्जिकली रिपेयर इट। ठीक है, दिस इज द सिस्टिक गैंग्लियन ऑफ द रेस्ट साइड। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होता क्या है, अटैच कहाँ पे होगा? फ्लेक्सर रेटिनकुलम जो कनकैविटी देता है हमारे कार्पल बोन। कनकैविटी तो बोन्स की अपनी होती है ना बेटा? कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी या कनकैविटी जो भी है वो तो बोन्स की अपनी आर्टिकुलेशन की वजह से है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम खुद क्या होगा? इट इज अ बैंड ऑफ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। And ठीक है, and it arches the carpal bones. ठीक है। अब इसकी अटैचमेंट कहाँ कहाँ पे होगी? अगर आप मीडियल साइड की बात करते हो तो पेसिफॉर्म और हुक ऑफ हेमिक पे अटैच है, और इससे जब लैटरल साइड पे जाएंगे तो ये ट्रेपीजियम की क्रस्ट से और स्कैफोइड के ट्यूबरकल से। स्कैफोइड के ट्यूबरकल पे और ट्रेपीजियम पे अटैच होगा। ठीक है, अब इन अटैचमेंट की वजह से जो कनकैविटी थी कार्पल बोन्स की वो एक टनल बन जाती है, एक सुरंग की तरह जगह बन जाएगी कि ऊपर फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है और नीचे कनकेव एस्पेक्ट में कार्पल बोन्स अटैच्ड हैं। सो दैट स्पेस और एरिया इज कॉल्ड द कार्पल टनल। अच्छा, अब इसमें हम देख लेते हैं कि कार्पल टनल बनती कैसे है और उसके साथ में आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हो दिस इज द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, मीडियल लैटरल साइड पे इट इज अटैच्ड टू दी लैटरल साइड पे इसकी अटैचमेंट है टू स्कैफोइड एंड ट्रेपेजियम, और मीडियल साइड पे जब आएंगे तो यहाँ पे इसकी अटैचमेंट आ जाएगी पेसिफॉर्म और हुक ऑफ हेमिक, एंड पोस्टीरियरली इट इज द कार्पल बोन्स। तो ये एक ऑस्टियोफेशियल कैनाल बन रही है, दिस इज कॉल्ड द कार्पल टनल। अब कार्पल टनल के अंदर से क्या कुछ पास करेगा और सुपरफिशियल क्या होगा इसके? अगर हम पहले बात कर लेते हैं सुपरफिशियल इसकी क्या चीज़ें होंगी। सो द टेंडन ऑफ पाल्मेरिस लॉन्गिस is adherent or merges with the proximal margin of flexor retinaculum. So ये चीज़ superficial हो जाएगी to the carpal tunnel. इसी तरह जो palmaris brevis muscle है it originates from the flexor retinaculum and is attached to the deep fascia of the palm. So ये चीज़ें superficial हो गई। In addition अगर हम बात करते हैं radial artery खुद साथ में इसकी वीना कैमिटेंटीज हो जाएंगी, वो चीज़ें इधर से आ जाएंगी ऊपर। इसी तरह इन एडिशन ulnar nerve and its branches that would pass superficial to it,
अगर हम लेटरल साइड पे जाते हैं तो यहाँ पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व इट पासेस सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनकुलम, साथ में सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी that would also pass superficial to the flexor retinaculum. ये कार्पल टनल की अगर हम बात करें, और अगर हम कार्पल टनल की बात करते हैं कि वहाँ से क्या कुछ पास करेगा, तो द 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अगर मसल्स हम पहले कर रहे हैं 4 टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस सुपरफिशियलिस पास करेंगे, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस पास करेगा, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस पास करेगा, इसी तरह फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस पास करेगा. सो दीज विल बी द मसल्स दैट आर पासिंग थ्रू. इन एडिशन median nerve itself would be passing through the carpal tunnel. Okay, so that would be the contents of the carpal tunnel. और अगर किसी वजह से कुछ इंजरी तो नहीं लेकिन कंप्रेशन की वजह से median nerve gets compressed in the carpal tunnel, तो उससे क्या रिजल्ट होगा? कार्पल टनल सिंड्रोम. कार्पल टनल सिंड्रोम. ठीक है जी. अब वो प्रेजेंट कैसे करता है? फीचर्स क्या क्या होंगे? थिनार मसल्स मोटर सप्लाई कट जाएगी और ठीक है, जिन मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं वो फंक्शनिंग छोड़ देंगे, डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे. एक चीज इसके अलावा लेटरल 3.5 की सेंसरी सप्लाई नहीं होगी, न्यूरल्जिया हो जाएगा. जो कुटेनियस इनर्वेशन ऑफ पाम है वो इंटेक्ट रहेगी लेटरल साइड पे या खत्म हो जाएगी? इंटेक्ट रहेगी. इंटेक्ट रहेगी बिकॉज द पाल्मर कुटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व ओरिजिनेट्स प्रॉक्सिमल टू द कार्पल टनल. वो हो जाएगा. जो थिनर मसल्स हैं वो डीजनरेट करना शुरू हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, एंड दैट वुड कॉल द एप लाइक हैंड. ठीक है जी. तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब से पॉइंट है कि कार्पल टनल सिंड्रोम में कुटेनियस इनर्वेशन ऑफ द लेटरल हाफ ऑफ द हैंड रिमेन्स इंटैक्ट. अच्छा जी, एक चीज़ और आपने कुटेनियस इनर्वेशन ऑफ हैंड के हिसाब से याद रखनी है कि द नेल बेड्स आर इनर्वेटेड बाय द ब्रांचेस फ्रॉम द पाल्मर साइड. जो नेल बेड ये डिस्टल phalanges हैं, दिस एरिया इज कुटेनियसली इनर्वेटेड by the nerves which are present on the palmar side. Dorsal side की nerve branches इन areas को supply नहीं करेंगी. ये चीज़ important याद रखनी है. फिर आगे दो चीज़ें important जी बच्चा. सर ये दोबारा बता दें. मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई तो सर वो लेटरल हाफ एंड लेटरल थर्ड एंड हाफ की फिंगर की कुटेनियस सप्लाई तो उधर नहीं जाएगी, सिर्फ थिनार एमिनेंस की जो सुपरफिशियल ब्रांच थी पाल्मर कुटेनियस वो इंटैक्ट रहेगी, बाकी तो पेन होगी, न्यूरल्जिया होगा. जो बच्चे पाल्मर कुटेनियस ब्रांच है वो हैंड को भी सप्लाई कर रही है, फिंगर्स को भी कर रही है कुटेनियसली. सो द सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द स्किन वुड रिमेन. ये कुटेनियस इनर्वेशन ऑफ द लेटरल 2.5 और 3.5 फिंगर्स रिमेन इंटैक्ट. दूसरी बात मैंने ये आपको बताई है कि जो पाल्मर ब्रांचेस हैं they supply the digits completely on the palmar side and extend on the dorsal side to supply the dorsal aspect of distal phalanges. ये अपने important याद रखना है कि जो palmar branches हैं they also innervate cutaneous branches to the distal phalanx dorsal surface. मिडल और proximal phalanx की जो skin होगी dorsally वो dorsal branches से supply होगी, लेकिन nail beds and surrounding area that would be supplied by the palmar cutaneous branches. फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जब फ्लेक्सर मसल्स पढ़े थे तो कुछ साइनोवियल शीथ्स पढ़ी थी, उनके बारे में शीथ और बर्सा में क्या फ़र्क था, पहले ये चीज़ क्लियर कर लो. फेशियल शीथ और बर्सा में क्या फ़र्क होगा? सर बरसा तो फैट पैड्स होते हैं ना? बर्सा फैट पैड तो नहीं होते, दे आर द synovial membrane. synovial fluid filled sacs lined by synovial membrane.
सर जी सर एक कंफ्यूजन है कि हम इधर कहते हैं कि अल्नर बर्सा एंड रेडियल बर्सा लाई डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। जी बिल्कुल। योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। सर ये मसला ये है कि हमने जो बर्सा का कॉन्सेप्ट ये है, हमने जो हमारे देन में है कि जो आउटसाइड द जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो कैप्सूल होता है उसके अंदर प्रोट्रूडिंग, उसके अंदर से अपर्चर के थ्रू प्रोट्रूड कर जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन और वो अपना फ्लूइड भी साथ लिया जाता है और वो बैग बना देता है अराउंड द जॉइंट और वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो है वो बर्सा बना देता है। लेकिन इधर कौन सा ये कौन अल्नर बर्सा और रेडियल बर्सा कहाँ से ओरिजिनेट करेंगे? वैसे जो साइनोवियल शीट्स कवरिंग द टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड सुपरफिशियलिस हैं, ठीक है, इन द हैंड रीजन, डिस्टल 1/3 ऑफ द फोरआर्म एंड द पाम रीजन, ठीक है। जो अब यहाँ पे आप दो बर्सास पढ़ते हो, अल्नर बर्सा और रेडियल बर्सा। जो मीडियल साइड पे टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस को साइनोवियल मेम्ब्रेन कवर कर रही है, that is extending to the little finger as well, ठीक है। so that is the synovial membrane और दरमियान में इनके टेंडन्स है और जो फ्लूइड इन दोनों के दरमियान में साइनोवियल मेम्ब्रेन और मसल टेंडन के दरमियान जो फ्लूइड बन रहा है, so that is the ulnar bursa, वो चीज़ आती है। जो स्पेसेस हैं वो बाकी हम देखते हैं कि मिड पाल्मर स्पेस कौन सी है और थिनर स्पेस कौन सी है। जो specific radial bursa है that is covering the tendon of flexor pollicis longus, ठीक है। और जो tendons of flexor digital profundus and superficialis को synovial membrane cover कर रही है, that is forming the ulnar bursa। बर्सा की definition ये की थी कि जी these are the sacs lined by synovial membrane and filled with the synovial fluid, ठीक है। अब इनके दरमियान में से इस एरिया में डिजिट्स ये फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस की चार टेंडन्स पास कर रहे हैं which are present within this synovial membrane, so this is the ulnar bursa and the radial bursa is surrounding only the tendon of flexor pollicis longus muscle। सर जी सर सेंसरी सप्लाई और क्यूटेनियस सप्लाई में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज़ है। ठीक है सर। सर ये बरसा और शीत का डिफरेंस बता दें दोबारा। बरसा और शीत में सर। अच्छी, अब अच्छी बात ये कि जिस वक्त सिंपल वो एक मसल टेंडन की कवरिंग है, सो दैट इज द साइनोवियल शीथ। जैसे आप यहाँ पे देखते हो मसल से बिल्कुल कवरिंग जो एक मेम्ब्रेन बन रही है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, दिस इज द फेशियल शीथ, ठीक है। और जब इनके दरमियान में फ्लूइड आ जाएगा टू प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन, तो दैट विल बी द अल्नर बर्सा। कि अगर आप इसी डायग्राम में देखते हो, ये आपको शो हो रहा है ना अब एटलस? नो सर। नो सर। नो सर। एक मिनट में दोबारा देखो। अब कुछ हो रहा है आपको? नो सर। नो सर।
अब शो हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे आप देखोगे जो मसल टेंडन को डायरेक्टली लेयर कवर कर रही है, दिस इज द साइनोवियल शीथ, ठीक है, फेशियल साइनोवियल शीथ। और फ्लेक्सिडिजम प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस के दरमियान में ये स्पेस बन रही है, यहाँ पे अब एरो है, ठीक है। दिस वुड बी फिल्ड अप विद द synovial fluid. So this would be the ulnar bursa that is surrounding the tendons of flexor digitorum profundus and superficialis. और इसलिए हमने बात की कि synovial sheath of flexor digitorum flexor pollicis longus के around जो space बनेगी that would be the radial bursa. जो facial sheath डायरेक्टली कवर कर रही है एक टेंडेंस को, दैट इज द फेशियल शीथ, और इसी फेशियल शीथ के डबल मेम्ब्रेन के दरमियान जब फ्लूइड आ जाएगा, सो दैट वुड बी द अल्नर बर्सा। जो फ्लेक्सर synovial sheaths हैं of the flexor digitorum profundus and superficialis, they continue for the little finger। बाकी तीन फिंगर्स के लिए कंटिन्यू करेंगी नहीं करेंगी, एंड देयर synovial digital sheaths that would be separate for each digit। सर आप कौन सी स्लाइड दिखा रहे हैं? जी कौन से नंबर वाली स्लाइड दिखा रहे हैं? ये 32 नंबर स्लाइड आपको शो हो रही है। यस सर। अब यहाँ पे आप देखते हो कि सिंगल मसल टेंडन के अराउंड जो अब जो अल्नर बर्सा दैट इज अगेन डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक मेम्ब्रेन साइड है दैट इज कवरिंग द मसल टेंडन्स, एंड अदर साइड दैट इज कवरिंग द कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो इनके दरमियान में जो स्पेस बनेगी दैट वुड बी द अल्नर बर्सा, एंड दीज आर द फ्लेक्सर synovial sheaths which are covering individual muscle tendons। Sir, can we say that bursa prevent the wear and tear of joints, and sheath prevent the wear and tear of tendons of a muscle? Sheath provide a protective layer around the tendons, ठीक है, and the bursa is a fluid-filled cavity that prevents that acts as a lubricant or the shock absorber। अब इसी स्लाइड में अगर आप देखते हो तो हमने ये बात कर दी कि जी ये चार टेंडेंस के अराउंड जब लेयर कवर कर रही थी, दिस इज द synovial sheath of the muscle, और ये डबल मेम्ब्रेन के दरमियान कैविटी बन रही है, दिस इज द अल्नर बर्सा एंड द रेडियल बर्सा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि व्हेन दिस मसल टेंडन पास थ्रू द कार्पल टनल, तो फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस सुपरफिशियलिस के मसल टेंडन्स के अरेंजमेंट में फर्क है, दैट इज नॉट इन अ हॉरिजॉन्टल पैटर्न। अब यहाँ पर आप देखोगे बहुत शोर आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि जी जो टेंडेंस फॉर रिंग फिंगर एंड मिडल फिंगर, they are present deeper down, and for index and आप देखते हो बच्चे कि जी जो फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस के टेंडेंस है वो एक हॉरिजॉन्टल शीट लेयर में पड़े हुए हैं। The tendons of flexor digitorum superficialis are present above down in two layers। जो निचली लेयर है उसमें रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर की टेंडेंस है, एंड फॉर इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर दैट आर इन द सुपरफिशियल अरेंजमेंट। और जब ये हैंड में एंटर हो जाएंगे सो दैट विल बी अगेन स्प्रेडेड आउट इन द हॉरिजॉन्टल शीट। एक इम्पोर्टेंट आपने याद रखना है। फिर यहीं पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिड पार्लर स्पेसेस का भी देख लो। मिड पार्लर स्पेस और थिनर स्पेस जो आर्टिफिशियल स्पेसेस पड़ी हैं वो कौन कौन सी पड़ी हैं? वो बर्सा से डीप होती है। स्पेसेस आपने कौन कौन सी पड़ी हैं? Pulse space of the पार्लर स्पेस, थिनर स्पेस, पल्स स्पेस एंड द स्पेस ऑफ करोना। ये चार स्पेस आपने याद रखी है। मिड पाल्मर स्पेस,
thenar space, pulse space, and space of Perona. जो टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सिडिया profundus और superficialis के नीचे डीपर डाउन होगी, दैट विल बी द मिड पाल्मर स्पेस. जो ऑन द lateral side है below the tendon of flexor pollicis longus, that would be the thenar space. ठीक है. जो distal phalanges हैं इनकी अपनी एक localized spaces हैं that is not communicated with any other area, that is the pulse space. ठीक है. distal phalanges की spaces अपनी adherent हैं, वो किसी और के साथ communicate नहीं करती. And the fourth one is the space of Perona that extends proximally in the forearm anterior compartment between, इसमें जो बाउंड्रीज आएंगी posteriorly इसमें pronator quadratus मसल आएगा और साथ में interosseous membrane होगी, and anteriorly that is limited by flexor digitorum profundus. जो pulse space की importance है वो क्या होगी, किसी ने पढ़ी हो? pulse space की importance किसी ने पढ़ी हो? बिट लॉ था सर इसमें, बिट लॉ. वो क्या होता है? सर ग्रिपिंग में हेल्प करते हैं. इन्फेक्शन होता है यहाँ पर. अब ये कि टेंडेन जो है वो राइजिंग थ्रॉबिंग पेन हमने ये बात की कि जो डिस्टल phalanges हैं उनकी अपनी confined spaces that is called the pulse space. अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होती है तो पल्स या फ्लूइड इसी जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो डिफ्यूज या स्प्रेड आउट नहीं करेगा. उससे क्या होगा कि the distal filling of the affected finger or the thumb will be dilated, swollen. ठीक है. अब इससे होगा क्या कि जो ब्लड वेसल अपनी पास कर रही होती हैं उन पर प्रेशर आना शुरू होगा, that will lead to the compromise of the blood supply. ठीक है. So pulse space infection is called Phelan or Whitlow. फिर उसके बाद लॉन्ग एक्सटेंसिव टेंडेंस की अगर इंसर्शन की हम बात करते हैं तो उनके भी क्लिनिकल डिफेक्ट्स हैं या उनके लीजन्स हैं. हमने आपने बात की थी कि एक्सटेंसर साइड पे एक्सटेंसर एक्सपेंशन के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें इंसर्ट होती हैं. एक तो टेंडेंस ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम for little finger in addition extensor digiti minimi था, and for index finger extensor indicis. ये मसल्स थ्रू एक्सटेंसर एक्सपेंशन जाके इंसर्ट हो रहे थे टू द मिडल एंड डिस्टल phalanges. अगर कहीं पे फोर्सफुल हाइपरफ्लेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड फिंगर हो जाए एट द डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट, it leads to the breakage or damage of this tendon at this point. उससे क्या होगा कि डिस्टल फिलिंग्स बेंड हो जाएगी या फ्लेक्स हो जाएगी, बाकी फिंगर या डिजिट एक्सटेंडेड रहेगी. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड मैलेट फिंगर डिफॉर्मिटी. ठीक है. और अगर यही टेंडन किसी वजह से ब्रेक कर जाए एट द प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट, डिस्टल पे इंटैक्ट है और यहाँ पे क्या हुआ है कि जी डिस्टली ठीक है लेकिन मिडल फिलिंग्स पे फ्लेक्शन हो गई. दिस विल बी ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द सेंट्रल स्लिप एट दिस लेवल, एंड दिस क्लिनिकल कंडीशन इज कॉल्ड बॉन्टिनियर्स डिफॉर्मिटी. ये दो टेंडन इंसर्शन के हिसाब से दो डिफॉर्मिटीज हैं. एक मैलेट फिंगर, दैट इज द ब्रेकेज ऑफ एक्सटेंसर टेंडन एट द डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट, और Bountinier deformity है, that is the breakage of tendon at the proximal interphalangeal joint. उससे क्या होगा कि proximal phalanx would be extended at proximal interphalangeal joint. There would be the flexion of finger and the distal phalanx will be again extended. This is called Bountiniers deformity. लम्ब्राइकल्स कौन से मसल होते हैं, उनको लम्ब्राइकल क्यों कहते हैं?
The muscles that originate from the tendon of the flexor digitorum profunda are called Profundus, lumbricals. Yes, sir. and they are inserted in the Shape. डॉर्सल एक्सटेंसर एक्सपेंशन के थ्रू या टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम के थ्रू ये इंसर्ट होते हैं एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ वर्म लाइक अपीयरेंस, तो इस वजह से इनका नाम लम्ब्राइकल्स है। अच्छा जी Sir, can you Sir, revise the lumbricals क्यों arrangement कहते हैं? दोबारा because they have a spiral root, they are originating from the palmar side. Yes, They are sir. inserted on the, अगर इसमें आप देखते हो कि this is originating from the tendon of flexor digitorum profundus. Spirally this is winding around the fingers and on the dorsal side it is inserted to the dorsal extensor expansion. तो ये एक worm like appearance है, ये spiral appearance है, that is called, because of that they are given the name of lumbrical. स्पाइरल को सर कहते हैं स्पाइरल फैशन है, ये वर्म लाइक अपीयरेंस है कीड़े की तरह, तो उसको लम्ब्राइकल कहते हैं। अच्छा जी, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम कहाँ पे अटैच होता है बच्चा? एक्सटेंसर रेटिनेकुलम अगेन द बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है that would be attached laterally to the back of this hand. laterally कहाँ पे अटैच होना चाहिए? एक तो स्टाइलर प्रोसेस पे होगा और उसके अलावा स्केफॉइड पे होगा। एक तो स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस पे है एंड इन एडिशन स्केफॉइड पे अटैच होगा and on medial side it is attached to the pisiform and trichoetrum। ठीक है, ये obliquely flexor retinaculum आपने कहा देखा था कि horizontally attached था, extensor retinaculum is obliquely attached। अब इसका फायदा क्या है कि it is holding the underlying structures और साथ में इसके नीचे there is a formation of 6 tunnels। ठीक है, अब हर सर tunnel दोबारा के अलग बाउंड्रीज बता दीजिएगा जी, इसकी दोबारा बाउंड्रीज बता दीजिएगा। The extensor retinaculum is attached, ये किताब से कंफर्म कर सकते हो, is attached to the styloid process of radius and the scaphoid and on medial side pisiform and trichoetral। ठीक है, अब इसके नीचे 6 टनल्स बनती हैं फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड, तो हर टनल के अपने अपने कंटेंट्स आएंगे। अगर आप पहली टनल की बात करते हैं तो उसमें से abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis, that is forming the lateral boundary of anatomical snuff box। ठीक है जी, फिर सेकेंड टनल से जो स्ट्रक्चर्स पास करेंगे there will be the tendons of extensor carpi radialis, longus and brevis। लॉन्गस एंड ब्रेविस। ठीक है, अब उन्होंने स्नफ बॉक्स की तरफ लॉन्गस का टेंडन जाएगा, ब्रेविस सीधा चला जाएगा। इन द थर्ड टेंडन देयर इज द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर pollicis longus that is forming the medial boundary of anatomical snuff box। स्नफ इससे स्नफ बॉक्स को कहते हैं। स्नफ बॉक्स इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ पे एडक्शन के मटेरियल, दैट इज़ अ डिप्रेशन एट द बेस ऑफ द थंब, तो उस कैविटी में एडक्टिव मटेरियल को रख के स्नफ करते थे, इसलिए द नेम इज़ गिवन एज स्नफ बॉक्स। फिर फोर्थ टनल से जो स्ट्रक्चर्स पास करेंगे दैट वुड बी द टेंडन्स ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम, 4 टेंडन्स, एंड द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर इंडिसेस। फिर फिफ्थ टनल से there would be the tendon of extensor digita and minimi, and through the sixth tunnel there will be the extensor carpi ulnaris। ठीक है जी, so these are the structures which are passing under the cover of the extensor retinaculum।
अब अच्छा मुझे ये बता दें कि सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्च कैसे बनती हैं? The superficial palmar arch is formed by the Is the superficial direct branch of the continuation ulnar of ulnar artery. ulnar artery, ठीक है जी, and that is completed on the medial side by the superficial branch of radial artery. Radial artery. और इसकी अगर आप लोकेशन की बात करेंगे, so this is will be present in the mid of the palm at the level of extended thumb. थंब फुली एक्सटेंडेड जब होगा तो उसके टिप के लेवल पे इन द मिडल ऑफ द पाम देयर विल बी द लेवल ऑफ सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक है। अब सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से ब्रांचेस कौन कौन सी निकलनी है? डिजिटल ब्रांचेस। डिजिटल पहले कॉमन डिजिटल है और उसके बाद में प्रॉपर डिजिटल होंगी। सबसे इससे हमने सबसे पहली बात याद रखनी है कि जो पहली इसकी डिजिटल ब्रांच है दैट वुड सप्लाई द मीडियल साइड ऑफ लिटिल फिंगर, उसने ब्रांच नहीं करना। फिर ये जो तीन कॉमन डिजिटल ब्रांचेस निकल रही हैं इन्होंने आगे बाइफरकेट करना है टू सप्लाई द लैटरल साइड ऑफ लिटिल फिंगर एंड मीडियल साइड ऑफ इंडेक्स रिंग फिंगर। फिर जो सेकेंड ब्रांच होगी दैट विल सप्लाई द lateral side of ring finger and medial side of middle finger. The third branch will supply the lateral side of middle finger and medial side of index finger, ठीक है। अब lateral side of index finger और thumb रह गया, so that would be supplied by the branches from the radial artery. Radial artery ने इस लेवल पे दो ब्रांचेस देनी है, एक फॉर द थंब और एक इज फॉर द लैटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर। जो थंब की ब्रांचेस होंगी दैट विल बी द प्रिंसेप्स पॉलिसिस, प्रिंसिपल आर्टरी टू द थंब या पॉलिसिस, और रेडियल साइड से इंडेक्स फिंगर को आ रही है, सो दैट इज द रेडियलिस इंडिसिस। ये दो ब्रांचेस आएंगी। और जो डीप पाल्मर आर्च है दैट इज द डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ radial artery and is completed on the medial side by the deep branch of ulnar artery. And it is present at the level of base of extended thumb. जो superficial है that is at the tip of extended thumb और जो deep arch है that is at the level of base of extended thumb. अब लास्ट चीज़ जो हमने आज के लिए करनी है कि इन सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्च का फ़ायदा क्या है कि इट इज़, एक तो हमने कह दिया कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। इसका फ़ायदा क्या है कि नॉर्मली क्या होगा और एबनॉर्मलिटी में क्या हो सकता है, ये क्या शो हुआ हुआ है। टेस्ट के हम बाद में बात करेंगे। जो पिक्चर शो हो रही है उसमें क्या आपको नज़र आ रहा है? Medial 3.5 are कार्पल टनल नॉर्मल अपीयरेंस है और जो लेटरल साइड है वहाँ पे वाइटिश अपीयरेंस है कि ब्लड नहीं जा रहा। सो दिस द क्लिनिकल टेस्ट यूज्ड फॉर द चेकिंग द पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी इज द एलेंस टेस्ट, ठीक है। करते किस तरह के, पहले थंब को फ्लेक्स किया, फिस्ट बनाई, एंड देन द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज आर ब्लॉक्ड। हाथ को जब खोलेंगे दैट वुड बी टर्न वाइटिश, ठीक है। उसके बाद पहले रेडियल आर्टरी की तरफ से इसको छोड़ेंगे, इफ इट रिकवर्स इन 2 to 3 सेकेंड्स। अगर आप देखते हो फिस्ट में नहीं, इसको प्रेस कर दिया, ठीक है। अगर हाथ खोला सफेद हो गया है। अगर रेडियल आर्टरी की तरफ से छोड़ा so it regains its color in 2 to 3 seconds, and similarly it is repeated for the ulnar artery. उसमें भी इस तरह करेंगे कि जी अल्नर आर्टरी को रिलीज किया, सो द हैंड बिकम्स रेड इन 2 to 3 सेकेंड्स। तो अगर तो 2 to 3 सेकेंड में नॉर्मल कलर दोबारा अपीयर हो जाता है, सो दैट मीन्स दैट बोथ आर्टरीज आर वर्किंग प्रॉपरली। लेकिन अगर कहीं में डिले आता है, सो दैट मीन्स और दैट शोज द ब्लॉकेज ऑफ दैट आर्टरी। सो द एलेंस टेस्ट इज डन टू असेस द आर्टीरियल ब्लड फ्लो ऑफ द हैंड, ठीक है। And this is used to check the patency of ulnar and radial artery in the form of superficial and deep palmar arches. अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्वेरी है पूछ लो। Sir, can you advise the arrangement of tendons?
जी दोबारा। The arrangement of tendons. अरेंजमेंट ऑफ टेंडेंस कि इसमें आपने याद रखना है कि जो फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस है, द टेंडेंस फॉर द मिडिल फिंगर एंड ring finger, they are deeper down, and index and little finger in the superficial layer. तो आपने याद रखना कि superficial में lateral two fingers की हैं और deep one is the central two fingers. एक मिनट आपके अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग अटेंडेंस लगा दो। ये मीडियल सुपरफिशियल स्लिप होती है। जी बच्चा। डिफरेंस बर्सा और शीत अब जरा दोबारा बता दी। बर्सा और शीत एक सिंगल लेयर है which is covering the tendons of the muscle, that is a sheath, ठीक है। और अगर डबल में लेयर के दरमियान में फ्लूइड आ जाएगा, that would provide fluid filled cavity, that would be a bursa. सर वो जो शीत होती है वो भी लुब्रिकेटेड होती है। शीट सिंगल लेयर है और इसकी जब डबल मेम्ब्रेनस कोटिंग बन के गिलाफ बन जाएगा जिसके दरमियान में स्पेस है, that would be, and when that is filled up with the fluid that is forming the bursa. सर जी जो डीप पाल्मर आर्च है उसकी भी 4 ब्रांचेस निकलेंगी। मेनली सुपरफिशियल की और डीप की ब्रांचेस के साथ मर्ज कर जाती हैं। सर ये जो हम कह रहे थे कि एडक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एबडक्शन एट रिस्ट जॉइंट, इसकी वजह सर दोबारा बता दीजिए। कि अगर आप देखते हो कि जो साइलोट प्रोसेस ऑफ अल्ना एंड्स अप एट द हायर लेवल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रेडियस, सो जब रेडियस के साइलोट प्रोसेस डिस्टली एक्सटेंड कर रहा है, सो दैट वुड प्रोवाइड अ लिमिटेशन टू द मूवमेंट। अल्ना के साइलोट प्रोसेस पहले ख़त्म हो गया, सो दैट वुड कॉज मोर रेंज ऑफ मूवमेंट एबडक्शन में वो कम हो जाएगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है तो बच्चा पूछ लो। सर ये अल्नर कैनाल का बता दें, ये मीडियल सुपरफिशियल स्लिप जो होती है फ्लेक्सर रेटिकुलम की वहां पर जो बनती है उसी को कहते हैं गायंस कैनाल या अल्नर कैनाल। आप तो फिर अटेंडेंस लगा लो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज सर।